ओके, सो अभी हम डिस्कस करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हायर टेम्परेचर पे है, कूलिंग ऑफ अ बॉडी, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। सो कूलिंग किसी ऑब्जेक्ट का होता क्यों है? बिकॉज हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। अगर एक टेम्परेचर डिफरेंस होता है तो हीट हमेशा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर की तरफ अपने आप जाने लगता है। मतलब अगर हम एक रूम में चाय रखते हैं, गर्म चाय है, हम नहीं भी चाहेंगे तो भी वो ठंडी हो जाएगी। ठीक है, हम तो चाहते हैं वो चाय रखे तो जल्दी ठंडी ना हो, लेकिन वो ठंडी होना चालू हो जाएगी बिकॉज रूम का टेम्परेचर चाय से कम रहता है। तो हीट फ्लोज फ्रॉम दैट टी टू द सराउंडिंग। So whenever there is a temperature difference between object and the surrounding, तो heat automatically flow होने लगता है और ऑब्जेक्ट की कूलिंग होने लगती है, मतलब ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर फॉल करने लगता है। अब जो कूलिंग होगा वो डिपेंड करता है सराउंडिंग में। मान लो जैसे हम एक चाय को रूम में रखते हैं और एक चाय को रेफ्रिजरेटर के अंदर रख दो। मतलब यहाँ पे चाय है, चाय 100 डिग्री पे है और रूम का टेम्परेचर 25। इसी चाय को मैं रेफ्रिजरेटर में रख देता हूँ, दैट रेफ्रिजरेटर इज एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो इधर भी चाय की कूलिंग, मतलब इस चाय का कूलिंग होगा, बट यहाँ पे जो लॉस ऑफ हीट होगा वो स्लो होगा। इधर जल्दी ठंडी होगी लेकिन उतनी जल्दी नहीं जितनी जल्दी रेफ्रिजरेटर के अंदर। रेफ्रिजरेटर फटाक से ठंडी हो जाएगी चाय। क्यों? बिकॉज यहाँ पे लॉस ज्यादा किया उस हीट ने। सराउंडिंग का टेम्परेचर बहुत कम था, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 100 का, और यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 75 का। तो जब डिफरेंस 75 का था, डिफरेंस कम है तो कूलिंग भी स्लो है, डिफरेंस ज्यादा हो गया तो कूलिंग फास्ट हो जाता है। अब मान लो उस चाय को तुमने एक भट्टी के पास रख दिया है, जो भट्टी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, तो चाय का भी 100 ही है, तो ये कूलिंग ही नहीं होगी यहाँ पे, तो ये चाय ठंडा ही नहीं होगा, 100 पे ही मेंटेन रहेगा। बिकॉज देयर इज नो टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सराउंडिंग। यहाँ पे दोनों का टेम्परेचर सेम है, तो अगर टेम्परेचर डिफरेंस ऑब्जेक्ट और सराउंडिंग में नहीं होता तो कूलिंग नहीं होती। कूलिंग होने के लिए टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए। टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, रेट ऑफ कूलिंग उतना फास्ट होगा। तो नॉर्मल रूम में चाय ठंडी होती है, रेफ्रिजरेटर बहुत फटाक से ठंडा हो जाता है। और अगर हम एक भट्टी के सामने रख देते हैं, मतलब आग के बगल में चाय को रखे हैं, सराउंडिंग का भी टेम्परेचर 100 है, चाय का भी 100 है, तो यहाँ पे कूलिंग ही नहीं होगी, वो सेम टेम्परेचर पे मेंटेन रहेगा बिकॉज यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन, किसी भी बॉडी का जो रेट ऑफ कूलिंग होता है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सराउंडिंग। जैसे हम अगर ठंडी जगह पे जाते हैं तो हमको ज्यादा ठंडी लगती है ना, बिकॉज हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है, सराउंडिंग का कम, तो हमको ज्यादा ठंडी फील होता है। गर्म जगह पे जाते हैं तो हमको हीट फील होता है। सो कूलिंग डिपेंड करता है सराउंडिंग के टेम्परेचर पे और ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर पे। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन, अगर सपोज कर हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये रूम है, रूम का टेम्परेचर है थीटा नॉट, और ऑब्जेक्ट जो चाय रखी है, चाय का टेम्परेचर है थीटा। ये हमारा चाय रखा हुआ है, चाय का टेम्परेचर है थीटा। सो देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टी एंड द सराउंडिंग। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, डी थीटा, क्यों नहीं है, ये थीटा है टेम्परेचर डिफरेंस, d theta by dt is directly proportional to theta minus theta naught. The rate of cooling of an object is directly proportional to temperature difference between object and surrounding. Surrounding और object के बीच में जो temperature का difference होगा उसी के directly proportional होता है। हम इस proportionality को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, d theta by dt is equal to k theta minus theta naught, और ये हमेशा नेगेटिव में आता है बिकॉज कूलिंग हो रही, हीटिंग तो हो नहीं रही है। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग है, कूलिंग में टेम्परेचर फॉल ही करता है। So d theta by dt नेगेटिव में आता है, तो minus d theta by dt is equal to k theta minus theta naught. This k is the linear constant. इसको ऐसा याद नहीं रखते, ये हर एक क्वेश्चन में बदलता रहता है, मतलब ये कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, इसकी वैल्यू सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज होती रहती है। तो k is just linear constant, इसकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है, linear constant। ये अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग आता है, इसको हमको निकालना भी पड़ता है। तो दिस इज व्हाट द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। जो कूलिंग होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का वो डिपेंड करेगा सराउंडिंग के टेम्परेचर पे। सराउंडिंग का टेम्परेचर बहुत कम है तो फटाक से, मतलब रेफ्रिजरेटर के अंदर तुम चाय को कश्मीर में पी रहे हो तो कश्मीर में चाय गर्म करके पियोगे तो बहुत जल्दी ठंडी हो जाएगी, बाहर रूम के अंदर रहेंगे तो जल्दी ठंडा नहीं होगा। तो k इज द लीनियर कांस्टेंट। अब अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं, इफ यू आर प्लॉटिंग अ ग्राफ बिटवीन dq by dt and theta minus theta naught, so we'll get a straight line graph. The graph which is plotted between d theta by dt and theta minus theta naught. क्यों नहीं है, थीटा ध्यान देना, टेम्परेचर डिफरेंस, यहाँ पे हीट नहीं है, तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है। बिकॉज व्हेनेवर टू फिजिकल क्वांटिटीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर दो क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। तो इफ अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन d theta by dt and theta minus theta naught, these two quantities are directly proportional, तो इसका एक स्लोप, कांस्टेंट स्लोप का ग्राफ आता है। सो दिस इज व्हाट द ग्राफ। मैंने टेम्परेचर डिफरेंस के रिस्पेक्ट में प्लॉट किया। अगर मैं इसी को प्लॉट करता हूँ टाइम के साथ, d theta by dt, if this graph is plotted with time, तो टाइम के साथ क्या होगा कि मान लो तुमने चाय रखा, चाय 100 डिग्री, एकदम गर्म चाय है, तो स्टार्टिंग में क्या होगा, जल्दी जल्दी ठंडा होगा।
थर्ड टाइम बाद ऐसा होगा कि चाय ठंडी होके मान लो चाय आ गया 30 डिग्री पे और रूम है 25 पे, तो जैसे जैसे चाय ठंडी होती जाएगी टेम्परेचर डिफरेंस भी कम होता जाएगा, टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा तो रेट ऑफ कूलिंग भी स्लो हो जाएगी। तो पहले क्या होता है बहुत जल्दी ठंडा होता है, बाद में वो जो कूलिंग का रेट होता है वो स्लो हो जाता है, और बाद में वो कांस्टेंट ही हो जाता है पैरेलल ग्राफ। मतलब चाय आ गया, रूम है 25 पे और चाय आ गया 26 पे, ठंडी होते होते चाय 26 पे आ गई, तो वो 26 से ना 25 होने में बहुत ज्यादा टाइम ले लेता है, बिकॉज 1 डिग्री का डिफरेंस है ना, तो रेट ऑफ कूलिंग एकदम स्लो हो जाती है। तो 100 से 90 जल्दी होगा, 90 से 80 और ज्यादा स्लो हो जाएगा, 80 टू 70 और स्लो, 70 टू 60 स्लो होता जाएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर गिरता है डिफरेंस कम होता जाता है, जब डिफरेंस कम होता जाता है तो रेट ऑफ कूलिंग भी स्लो होती है। तो पहले बहुत जल्दी जल्दी टेम्परेचर गिर रहा था, बाद में क्या हो गया ये कांस्टेंट होने लगा, और एक टाइम बाद वो कांस्टेंट ही हो जाता है। मतलब चाय 26 डिग्री पे है, रूम 25 पे, तो वो 1 डिग्री चाय का टेम्परेचर गिरने में बहुत ज्यादा टाइम ले लेता है। तो स्टार्टिंग में जब डिफरेंस ज्यादा था तो फटाफट कूल हुआ, जब डिफरेंस कम हो गया तो कूलिंग कम हो जाती है। तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पैसा है ना, तो फटाफट खर्च करोगे, हजारों करोड़ है, बट मान लो तुम्हारे पास पैसा खर्च खत्म हो रहा है, धीरे धीरे हमारा जो खर्चा होता है वो भी कम होने लगता है ना, हमको मालूम होता है कि अब पैसा खर्च हो रहा है। स्टार्टिंग क्या करते हैं ज्यादा खर्च करते हैं, बाद में जब हमारा पैसा खत्म होने लगता है तो हम जान जाते हैं कि अब हमारा बगल वाले में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए हमारा जो रेट ऑफ कूलिंग है वो क्या हो जाएगा, जो खर्चा करने का रेट है वो कम हो जाएगा। जो हमारे पास, मेरे पास 1000 करोड़ है, मेरे पड़ोसी के पास एक झोपड़पट्टी में रहता है, उसका पैसा ही नहीं, तो मैं क्या पूरा खर्च करूंगा, मैं पूरा ऐसो आराम से रहूंगा, पर मेरा पूरा पैसा खर्च हो गया, मैं उसके लेवल पे आ गया हूँ, तो मैं अपना खर्चा भी कम कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले रेट ऑफ कूलिंग बहुत फास्ट होता है, बाद में रेट ऑफ कूलिंग क्या होगा, स्लो होता जाता है, और एक टाइम बाद वो कांस्टेंट ही हो जाता है। सो दिस इज द ग्राफ। अब हम इस पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। मान लो हमारे पास एक रूम है, रूम के अंदर कोई ऑब्जेक्ट्स है और बाहर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, मतलब जो रूम के बाहर का टेम्परेचर दैट इज एट 20 डिग्री, सराउंडिंग 20 डिग्री पे है। रूम के अंदर एक ऑब्जेक्ट है 100 डिग्री पे, वो 100 से कूलिंग होती है, वो 100 से 80 पे आ जाता है 10 मिनट में, मतलब 10 मिनट तक वो चाय रखी रही तो चाय का टेम्परेचर 100 से फॉल करके 80 पे आ गया। अब कितने टाइम बाद, मतलब कितने टाइम के बाद वो 80 से 60 चला जाएगा, फाइंड द टाइम जब वो 80 से 60 पे गया। मतलब पहला 20 डिग्री फॉल किया, 100 टू 80 आया, 10 मिनट लिया, अब 80 टू 60 जाने में कितना टाइम लेगा। तो ये बात तो क्लियर है कि वो ज्यादा ही टाइम लेगा, बिकॉज पहला 20 डिग्री जल्दी फॉल करेगा, रेट ऑफ कूलिंग स्टार्टिंग में फास्ट होती है, बाद में रेट ऑफ कूलिंग स्लो हो जाती है, तो ज्यादा टाइम लेगा, मतलब 10 मिनट से ज्यादा टाइम लेगा, तब वो 80 टू 60 जाएगा, वही टाइम अपने को कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे, एक बार न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इसमें अप्लाई करेंगे फर्स्ट सिचुएशन में, एक बार सेकंड सिचुएशन। पहला फर्स्ट सिचुएशन में अप्लाई करो, d थीटा बाय dt, d थीटा टेंपरेचर डिफरेंस दैट इज 100 माइनस 80 डिवाइड बाय टाइम कितना लगा 10 इज इक्वल टू, मैं फार्मूला लिख देता हूं नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा। हमारा क्या होगा, d थीटा बाय dt इज इक्वल टू k थीटा माइनस थीटा नॉट, वेयर थीटा इज द टेंपरेचर ऑफ सराउंडिंग, सॉरी थीटा इज टेंपरेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, थीटा नॉट इज द टेंपरेचर ऑफ सराउंडिंग। तो पहले देखो इसमें d थीटा देखो, तो टेंपरेचर फॉल हुआ 100 से 80, तो कितना हो जाएगा 20 बाई टाइम कितना खा गया 10 सेकंड इज इक्वल टू k थीटा माइनस थीटा नॉट। अब थीटा में कंफ्यूजन होगा, बिकॉज़ थीटा हम ले क्या, ऑब्जेक्ट का टेंपरेचर लेना है, सराउंडिंग का तो चलो मालूम है, सराउंडिंग का झंझट नहीं, सराउंडिंग का 20 है 20 लिख दिया। ऑब्जेक्ट का टेंपरेचर क्या लें, ऑब्जेक्ट का टेंपरेचर तो कांस्टेंट है ही नहीं, वो तो बदल रहा है, 100 से गिरते गिरते 80 आ गया, तो हम क्या लें, 100 लें, 80 लें, 90 लें, कुछ भी बीच में वेरी कर रहा है, तो हम इसका एक एवरेज लेते हैं, मीन वैल्यू, बिकॉज़ ऑब्जेक्ट का टेंपरेचर इज वेरिएबल, तो यू हैव टू टेक मीन एवरेज वैल्यू। तो एवरेज कैसे करेंगे, 100 प्लस 80 बाई 2 कर देने का। ऑब्जेक्ट का टेंपरेचर ध्यान देना, ऑब्जेक्ट का टेंपरेचर वेरिएबल है, तो यू हैव टू टेक द एवरेज। तुम्हारा कितना हो जाएगा 2 इज इक्वल टू k, ये 90 बाई 2, अरे 90 क्या बोल रहा हूँ, 180 बाई 2 दैट इज 90 माइनस 20, तो 2 इज इक्वल टू 70k, या k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 बाई 70, पहला आ गया अपने को k आ गया, लीनियर कांस्टेंट मिल गई। मैं पहले बताया था लीनियर कांस्टेंट की कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती, चेंजेस फ्रॉम क्वेश्चन टू क्वेश्चन, अलग-अलग क्वेश्चन में लीनियर कांस्टेंट अलग रहता है। तो k we are getting 2 by 70. Now apply that again Newton's law of cooling in the second situation when its temperature fallen from 80 to 60. तो फिर से अप्लाई करो, तो अब क्या हो जाएगा 80 minus 60 डिवाइड बाय कितना टाइम खा गया मुझे नहीं मालूम है, t इज इक्वल टू फिर से वही k थीटा माइनस थीटा नॉट टेंपरेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट, और फिर से एवरेज लो, तो क्या हो जाएगा 80 प्लस 60 डिवाइड बाय 2 माइनस 20। अब यहाँ पे के हम जो पहले हमने कैलकुलेट किया वही के यूज करेंगे, लीनियर कांस्टेंट उस सिस्टम में सेम रहेगा, तो
तो ये कितना हो जाएगा 20/t इज इक्वल टू के की वैल्यू पुट कर दो 2/70, इधर 80 + 60 140/2, तो कितना हो जाएगा 70 माइनस 20। सिंप्लीफाई कर लो भाई, कितना हो जाएगा 20/t इज इक्वल टू 2/70, इधर 70 माइनस 20 कितना आ जाएगा 50। सिंप्लीफाई करो, ये 0 0 गया, ये 2 से 2 गया, तो 10/t इज इक्वल टू 5/7 या t इज इक्वल टू 70/5। क्लियर? तो कितना आ जाएगा 5 1 जा 5, हाँ 5 4 जा, मतलब 14 मिनट ले लिया। पहला देखो 20 डिग्री फॉल करने के लिए 10 मिनट में ही फॉलिंग हो गई थी, मतलब 10 मिनट में ही कूलिंग हो गई, 100 से 80 आ गया। लेकिन नेक्स्ट 20 डिग्री फॉल करने के लिए उसको कितना टाइम लगा 14 मिनट, ज्यादा टाइम वो यूज कर रहा है। पहले क्या था, टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा था तो रेट ऑफ कूलिंग फास्ट था, तो फटाक से 20 डिग्री फॉल कर गया 10 मिनट में ही। लेकिन अगला 20 डिग्री फॉल करने के लिए उसको टाइम कितना लग गया 14 मिनट, ज्यादा टाइम। नेक्स्ट अगला 20 गिरने के लिए और ज्यादा टाइम, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाता है सराउंड ऑब्जेक्ट का, तो कूलिंग भी स्लो होती जाती है, टाइम ज्यादा खाता है वो। क्लियर? अब नेक्स्ट देखो, अगर मान यहाँ पे और दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फिर से मैं सराउंडिंग लिया, सराउंडिंग का टेम्परेचर मैं 20 ले रहा हूँ। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मान लो 100 पे है, 100 से वो 90 हुआ, 100 से 80 लो, 100 से 80 होता है 10 मिनट में, तो अगला 10 मिनट में कितना हो जाएगा, मतलब फर्स्ट 100 to 80 हो गया 10 मिनट में, तो 10 to नेक्स्ट 10 मिनट में कितना टेम्परेचर आ जाएगा उस बॉडी का। मतलब पहले 10 मिनट में दिया है कूलिंग हो रहा है 20 से, इसके चाहे तो वैल्यू बदल सकते हैं, चाहे तो बदल देते हैं, 80 ले लो, 80 to 60 हुआ, अब 60 पहले 10 मिनट में 80 to 60 हुआ, अब अगले 10 मिनट में कितना हो जाएगा, फाइनल टेम्परेचर निकालना है अपने को। तो फिर से क्या करो, दो बार, एक बार यहाँ पे अप्लाई करो, एक बार यहाँ पे। फर्स्ट केस में मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा 80 - 60 डिवाइड बाय टाइम कितना आ गया 10 इज इक्वल टू के टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट। सराउंडिंग का तो मालूम है 20, ऑब्जेक्ट का झंझट है, ऑब्जेक्ट का क्या लेना पड़ेगा एवरेज। सो 80 + 60 डिवाइड बाय 2, so 100 - 60 is what, sorry 80 - 60 is 20 divided by 10 is equal to k, 80 + 60 तो 140/2, that is 70 - 20। सिंप्लीफाई कर तो 2 is equal to k into 50, तो k की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे 2/50, we are getting k की वैल्यू 2/50, ये k आ गया लीनियर कांस्टेंट। अब इसी k को यूज करो इन द सेकंड सिचुएशन, जब 60 to t हो रहा है, तो अब टेम्परेचर फॉल किया 60 से t गया, मतलब 60 से फॉल करके t पे गया, टाइम 10 मिनट ही लगा, 10 मिनट ही टाइम दिया हुआ है, इज इक्वल टू k। अब टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का फिर से एवरेज निकालो, तो क्या हो जाएगा 60 + t/2 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग दैट इज 20। बस इसी इक्वेशन को सॉल्व करो, k की वैल्यू जो निकाला उसमें उसको इसमें सब्स्टिट्यूट करो, तो क्या होने वाला है अपना 60 - t/10 इज इक्वल टू k क्या निकाला था हमने 2/50, इधर आ जाएगा 60 + t - 40 डिवाइड बाय 2, 2 2 काट दो, 0 0 काट दो, 60 - t इज इक्वल टू 2 2 कट गया है, 60 - 40 क्या हो जाएगा 20, तो 20 + t, इस t को उधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, 60 - 2 कितना हो जाएगा 40 इज इक्वल टू 2t। देख लो एक बार फिर से चेक कर लो कहीं कुछ गड़बड़ हो गया क्या। k की वैल्यू 2/50 आई थी, यहाँ पे कितना हो रहा है 60, अरे हाँ यही तभी मैं सोच रहा हूँ कि इतना जल्दी वो क्योंकि यहाँ पे मेरा 20 आ रहा था, सराउंडिंग से मैच कर गया, हाँ यही गड़बड़ हो गया। ठीक है 5 मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई होगा तो 5 60 - t इज इक्वल टू 2 2 कट गया है 20 + t। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 300 - 5t इज इक्वल टू 20 + t, उसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, सो माइनस हो जाएगा तो 280 इज इक्वल टू 60 या t इज इक्वल टू 280/6। फिर इसको सिंप्लीफाई कर लो, 140 डिवाइड बाई 3, सो अब इसका टाइम निकाल लेना 6.66, बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है। फिर वो पहला तो 10 मिनट में, हाँ सॉरी टेम्परेचर है, हाँ 46.66 हुआ, मतलब 20 पहले में 20 से फॉल कर गया था, अगले में 20 से नहीं फॉल किया।
एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगर मान लो अब यहाँ पे तो क्या था, सराउंडिंग का टेम्परेचर दिया हुआ था। इन केस अगर इफ यू हैव टू फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, सेकंड थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। मान लो हमको सराउंडिंग का ही टेम्परेचर नहीं मालूम, ये निकालना है टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। तो इफ यू हैव टू फाइंड द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, यहाँ पे सिचुएशन दिया है कि 100 से वो फॉल करके 90 पे आता है, 90 से पहला 10 मिनट लेता है, अगले 10 मिनट में वो मतलब पहले 100 to 80 हो गया और अगले 10 मिनट में केवल 70 हो पाया। मतलब पहले 10 मिनट में जो कूलिंग हुई 100 to 80 हुई, नेक्स्ट 10 मिनट में कूलिंग 80 to 70, और यू हैव टू फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। सराउंडिंग का टेम्परेचर निकालना है यहाँ पे। फिर से दो इक्वेशन यूज करो। पहला फर्स्ट केस में अप्लाई करो, तो फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा, टेम्परेचर डिफरेंस दैट इज 100 minus 80 by time 10 is equal to टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज एवरेज ऑफ दीस टू, तो k इनटू एवरेज क्या हो जाएगा 100 plus 80 by 2 minus t, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग मालूम ही नहीं है तो t आ गया। इधर कितना हो जाएगा 20 by 10 is equal to k 90 minus t, तो 2 is equal to k 90 minus t। यहाँ पे k मत निकालो, इसको इक्वेशन के यहीं पे छोड़ दो, बिकॉज k निकालोगे तो k का एक t के टर्म में आएगा, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू तो आएगी नहीं, तो इसको यहीं पे मैंने छोड़ दिया। चलो देख सेकंड सिचुएशन में अप्लाई करते हैं। 80 to 70, तो कितना हो जाएगा 80 minus 70 बाई टाइम उतना ही लगा 10 is equal to k। अब इसका एवरेज लो, तो 80 plus 70 by 2 माइनस फिर से t आया, इधर करोगे तो कितना आ जाएगा 10 by 10, 1 is equal to k, इधर 80 plus 70 150 by 2 माइनस t। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। अब क्या करो, अगर फर्स्ट से सेकंड को डिवाइड करोगे तो k कट जाएगा। k यहाँ से देखो मैंने निकाला नहीं था ना, न्यूमेरिकल वैल्यू तो आती नहीं, तो इसलिए मैंने एक्सप्रेशन में छोड़ दिया। सेकंड इक्वेशन बनाया, दोनों को डिवाइड कर दो, फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकंड, तो क्या हो जाएगा 2 by 1 is equal to k, k कट जाएगा, k आएगा इधर 90 minus t और डिवाइड में नीचे क्या आएगा k 150 by 2, so 150 by 2 कितना हो जाएगा 75 minus t, दोनों के कट कर दो, तो 2 into 75 minus t is equal to k, सॉरी k तो गया है 90 minus t। इसी को बाद अपने को सॉल्व करना है, तो कितना हो जाएगा 75 into 2 150 minus 2t is equal to 90 minus t। सॉल्व करो इसको, ये t उधर ले जाओ, इस 90 को इधर ले, तो 150 minus 90 कितना आ जाएगा 60 is equal to, ये 2t है तो t is equal to 60। तो जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो कितना है 60 है। कुछ ज्यादा ही आ रहा है 60 आ रहा है, एक बार देख लो कैलकुलेशन सब सही है ना। 100 minus 80 minus 70 by 10 is equal to k 80 plus 70 by 2 minus t, तो यहाँ पे आ गया 10 by 10 1 is equal to k, इधर 80 plus 70 150 by 2 minus t, कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है ना हमारा, देख लो हमारा k ठीक है। सो यहाँ से डिवाइड किया तो 2 by 1 is equal to k के गया 90 minus t डिवाइड बाई 150 by 2 75 minus t, k के गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 into 75 minus 2t is equal to 90 minus t, 150 minus 2t is equal to 90 minus t, तो ठीक है t को उधर ले जाए, 2t is equal to 150 minus, करेक्ट है। तो ठीक है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है 60। क्लियर? समझा यहां तक? तो यहाँ पे हमारा, तो इसमें में हम सराउंडिंग के टेम्परेचर को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कुछ भी दिया रह सकता है, टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन, यू कैन फाइंड द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, या फाइनल कितने टाइम बाद कितना टेम्परेचर हो जाएगा उस ऑब्जेक्ट का। अब जो हमारा कूलिंग होता है ना, तो उसमें अगर मान लो कि जो रॉड से हीट जाता था ना, हीट ट्रांसफर होता था, जो हम लोगों ने किरचॉफ्स लॉ में किया है, तो उस केस में मान लो अगर उसका एरिया ही वेरिएबल हो, अगर कांस्टेंट एरिया तो ठीक है, एरिया इज वेरिएबल, इसको मैं रब कर रहा हूं।